डीन के चेहरे के अजीबो गरीब भावों को अदिति समझ नहीं पाई और वो वहां से चली गई। अदिति के कॉलेज के डीन डॉक्टर कुलभूषण प्रसाद वर्मा जितना दमदार नाम उतनी कठोर शख्सियत, अपने उसूलों के पक्के, इरादों के मजबूत इंसान थे। अदिति को हिदायत तो दे दी कि किसी से कुछ नहीं कहना है, क्योंकि उन्हें डर था बातें हवा की तरह फैलती हैं और इससे नुकसान उनके कॉलेज के नाम को ही होगा। उन्हें अपने इस कॉलेज का नाम बनाने में कई वर्ष लगे थे। उन्होंने अदिति के जाते ही रूम लॉक किया और एरिया के एसीपी और उनके दोस्त प्रवीण जोशी को कॉल किया। उस वक्त उनका फोन बिजी आ रहा था। उन्होंने अपने काम एक तरफ किए और मेघा की डायरी के पेजेस पढ़ने लगे। अदिति ने 3 लड़कों का नाम लिया था, पर डायरी में बस राजीव का नाम है। हो सकता है राजीव ने कुछ किया हो, पर विपिन और मनोज बस उसकी दोस्ती की वजह से फंस रहे हों। वो डायरी पढ़ते हुए सोच ही रहे थे कि एसीपी प्रवीण का फोन आ गया। हेलो सर, आपने आज कैसे याद किया? ऑल वेल? कुलभूषण जी के फोन उठाते ही वो बोले, प्रवीण सर, सॉरी मैंने आपको इस समय डिस्टर्ब किया, थोड़ा अर्जेंट था, क्या आप मिल सकते हैं मुझसे? कुलभूषण जी बोले, बिल्कुल, मैं उसी एरिया में आ रहा हूं, आपसे भी मिल लूंगा। एसीपी प्रवीण बोले। कुछ देर बाद एसीपी डॉक्टर कुलभूषण के हॉस्पिटल में उनसे मिलने पहुंच गए। कैबिन पहुंचते ही उन्होंने पूछा, मे आई कम इन सर? प्लीज कम, कहते हुए एक सज्जन की तरह कुलभूषण जी ने उन्हें कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और प्यून को 2 चाय लाने को कहा। प्यून के जाते ही एसीपी बोले, बोलिए सर, आपने कैसे याद किया? कुलभूषण जी ने उन्हें बात बतानी शुरू की। जैसा जैसा अदिति ने उन्हें बताया वो बताते गए। पूरा मामला समझने के बाद वो बोले, सर मैं ये नहीं जानता क्या सही है क्या गलत, पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी आज इन्वेस्टिगेशन करे इस चीज का ध्यान रखे कि कॉलेज का नाम खराब ना हो। आप निश्चिंत रहिए, क्या मैं ये पन्ने देख सकता हूं? एसीपी ने पन्ने पढ़े और कहा, यहां तो बस राजीव का नाम है, बाकी 2 लोगों का जिक्र जो कि उस लड़की ने आपके सामने किया, ऐसा कुछ तो नहीं है यहाँ। जी मैं भी वही सोच रहा था, कुलभूषण बोले। मैं एक काम करता हूँ, राजीव के फ्लैट पर एक टीम को भेजता हूँ, अगर कुछ हाथ लगा तो इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हैं। कई बार लड़कियां खुद प्यार में नाकाम होने पर कुछ भी इल्जाम लगा देती हैं। हो सकता है मेघा ने भी बस यूं ही लिख दिया हो। एसीपी बोले, जैसा आपको ठीक लगे। कुलभूषण जी बोले, ठीक है, मैं उसका फ्लैट चेक करता हूँ, कुछ भी जरूरत लगी तो मैं आपको फोन करूंगा। एसीपी बोले, जो भी हो आप प्लीज मुझे इन्फॉर्म करिएगा। पिछले साल भी विपिन और मनोज पर कुछ इल्जाम लगे थे, पर वो दोनों निर्दोष साबित हुए थे। कुछ सोचते हुए कुलभूषण जी बोले। एसीपी जोशी ने उन्हें चिंतित देखा तो कहा, आप फिक्र मत कीजिए सर, यह हमारा उसूल है। 100 गुनहगार बच जाएं तो चलेगा, पर किसी निर्दोष को सजा नहीं दिलवाएंगे। इतना कहते हुए वो हाथ मिलाकर चले गए। डीन ने अपना फर्ज पूरा किया। इधर अदिति को पता भी नहीं था कि किन लोगों से उसने पंगा ले रखा है। जो लोग इतना बड़ा काम कर सकते हैं, बिना सबूत छोड़े मर्डर और बच्चे अगवा कर सकते हैं, वो क्या कुछ नहीं कर सकते। एक फ्लैट में रखे हुए सबूत मिटाना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। अगले दिन एसीपी ने राजीव के फ्लैट पर सर्च वारंट के साथ अपनी टीम भेजी। टीम ने कोना कोना छान लिया, पर उनके हाथ कुछ नहीं लगा। फ्लैट में रखे सबूत तो मेघा के देखने के तुरंत बाद ही वहां से हटा दिए गए थे। पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा, कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं था उनके पास राजीव के खिलाफ। एसीपी ने ऑर्डर दिए कि पूछताछ के लिए राजीव को पुलिस स्टेशन लाया जाए। अदिति को जब पता चला कि राजीव का फ्लैट चेक किया गया है और डीन ने उसकी मदद की, वो बहुत खुश हुई। देख, मैंने कहा था ना डीन मदद करेंगे, उनकी ईमानदारी के बहुत किस्से सुने हैं मैंने, और सबसे अच्छी बात यह कि उन्होंने मेरा नाम नहीं आने दिया। अब देख, हम भी सेफ और वो लोग अंदर। खुश होते हुए अदिति सिया से बोली, हाँ यार, अच्छे लोग हैं इस दुनिया में, हमारी डीन की तरह। सिया ने जवाब दिया। राजीव को पुलिस स्टेशन लाया गया। अब विपिन और मनोज चौकन्ने हो चुके थे। उनका नेटवर्क बहुत तगड़ा था। उन्हें भनक लग गई थी कि अदिति ने डायरी के कुछ पन्ने, जिसमें राजीव के फ्लैट में कुछ होने का दावा है, वो पुलिस तक पहुंचाया है। राजीव से अगले 4-5 दिनों तक काफी पूछताछ की गई। उसने इन सब में कोई हाथ ना होने का दावा किया और उसने मेघा पर ही उसके गले पड़ने और उसे हैरेस करने का इल्जाम लगा दिया। सबूतों के अभाव में राजीव को छोड़ दिया गया। अब राजीव और विपिन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अब उन्होंने अपने लड़कों से अदिति का रूटीन फॉलो करवाया। कहाँ जाती है, कब जाती है, किससे मिलती है, सब कुछ।
उन्हें पता चला कि वो झुग्गियों में जाकर बच्चों के बारे में भी पता कर आई है। अदिति इन सब से बेखबर, या कह सकते हैं वो निश्चिंत थी, क्योंकि उसके अनुसार राजीव, विपिन सब जेल में है। उसे ये पता भी नहीं था कि राजीव अब छूट चुका है। वो अपनी ही दुनिया में खोई आदित्य के एग्जाम निपटने का इंतजार कर रही थी और आज उसका लास्ट पेपर था। आदित्य एग्जाम सेंटर से सीधा घर आया और दौड़ के अपनी रूम में जाने लगा। रीना जी ने उसे आवाज देकर कहा, रुक, कहाँ जा रही है तेरी ट्रेन? पेपर कैसा था? अच्छा सुन, तेरे लिए नींबू पानी बना दूं? और न जाने कितने सवाल एक साथ दाग दिए उन्होंने। अरे होल्ड ऑन, सब बढ़िया हुआ है। मुझे अपने दोस्तों से बात करनी है, कल मुंबई जाना है, तो अपने जरूरी पेपर्स सब रखने हैं। आपसे बाद में मिलता हूँ। कहते हुए आदित्य रीना की गाल खींचते हुए अपनी रूम की तरफ भाग गया। अब रीना जी को कौन बताए लड़का बड़ा हो गया है। काम तो बहाना था, असल मकसद तो किसी से मिलने जाना था। उसने रूम में जाते ही अदिति को कॉल किया। आज अदिति उसके फोन का इंतजार कर ही रही थी। उसने प्रॉमिस किया था कई दिनों के बाद आज वो बात करने वाली थी। एक रिंग में उसने फोन उठा लिया। आय हाय, कोई इंतजार कर रहा था हमारा। आदित्य उसके फोन उठाते ही बोला, नहीं, गलतफहमी हो गई आपको। वैसे आप बोल कौन रहे हैं? अदिति इतराते हुए बोली। क्या बात है, लगता है कोई बात मिस कर रहा था हमें। आदित्य उसे दोबारा छेड़ने लगा। चुप करो, अच्छा ये बताओ कैसे हो? वो आगे बोली। मैं मस्त, तुम कैसे हो? आफ्टर 15 डेज, हाँ, बहुत लंबा ब्रेक हो गया इस बार। आदित्य धीरे से बोला। हाँ यार, मिस किया तुझे। अदिति बोली। अच्छा पेपर कैसे हुए तुम्हारे? कुछ किया भी या डब्बा गोल है? कहते हुए वो हंसने लगी। रैंक होल्डर बनना है आपका, और हाँ, डब्बा गुल हुआ तो जिम्मेदार तुम ही रहोगी, फिर मैं पूरी लाइफ तेरी हाउसवाइफ बन के रहूंगा। कहते हुए वो हंसने लगा। अदिति को भी हंसी आ गई। इतनी फालतू की बातें आती कहाँ से है तुम्हें? वो बोली। बस मैडम ऐसा ही है अपना तो। अच्छा सुन, कल दोपहर तक मैं मुंबई पहुंच जाऊंगा। आदित्य बोला। अरे मुंबई क्यों आ रहे हो तुम? अदिति अनजान बनते हुए बोली। अदिति की बच्ची, मार खाएगी तू किसी दिन। आदित्य बोला। तुम मुझ पर हाथ उठाओगे आदि? अदिति मासूमियत से बोली। तो घरेलू हिंसा के जुर्म में ना बंद करवा दूंगी। ओ मेरी झांसी की रानी, बस। हाँ सुन, 3 बजे एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा और फिर रोहित के फ्लैट पर जाऊंगा, देन आ जाऊंगा तुमसे मिलने। आदि एक्साइटेड होकर बोला। कहाँ मिलोगी जगह बताओ, तुम्हें कल बताऊंगी क्या क्या हुआ इन 15 दिनों में। बात करने के लिए ना तड़प गई थी मैं। अदिति ने जवाब दिया। सच में? मुझे भी बहुत कुछ कहना है तुमसे। मरीन ड्राइव पर मिले कल 6 बजे। आदित्य ने कहा। ठीक है, पास भी है, वहां तो मैं और सिया कई बार स्कूटी से ही पहुंच जाते हैं। आदि जल्दी से आ जाओ, अब तो ये दिन भी नहीं निकल रहा। अदिति बोली। हाँ यार, अजीब सा फील हो रहा है। तुम्हें पहचानूंगा कैसे? एकदम ख्वाब जैसा लग रहा है। आदित्य बोला। अच्छा अपनी ड्रेस का कलर ही बता दे जो कल पहनने वाली है। पता चला किसी और को अदिति समझ लिया तो जूते पड़ेंगे। बस दोनों का ना रुकने वाला बातों का सिलसिला शुरू हो गया। क्या पहनना है, कब मिलना है, कहाँ मिलना है, सब कुछ तय होने लगा। वो बातें कर ही रही थी कि सिन्हा जी घर लौटे। उन्होंने आदि को आवाज लगाई। सुन, अभी रखता हूँ, मैं तुझे कल सुबह फोन करता हूँ निकलने से पहले। वो बोला। हाँ ठीक है, बाय। अदिति बोली। सुन, आई लव यू, कल टाइम पर आ जाना, अब इंतजार नहीं होगा मुझसे। आदित्य बोला। आई लव यू टू आदि, इंतजार मुझसे भी नहीं हो रहा, कल मिलती हूँ शाम 6 बजे। वो बोली। नहीं, आधा पौना घंटा पहले आ सके तो आ जाना, मैं भी कोशिश करूंगा। आदित्य की बेकरारी झलक रही थी। पागल, जाओ अंकल बुला रहे हैं ना। कहते हुए आदिति हंसने लगी। अब आदिति के पैर जमीन पर नहीं थे। अपनी पूरी अलमारी के कपड़े ट्राई कर लिए उसने। ये पहनूं या वो पहनूं, ऐसे हेयर स्टाइल बनाऊं या वैसे। बुरी तरह से सिया को पका चुकी थी वो। बहुत खुश थी आज अदिति, क्योंकि उसकी मुलाकात जल्द ही आदित्य से होने वाली है। जैसे तैसे वो रात गुजरी। अगले दिन अदिति ने कॉलेज जाने से पहले आदित्य को कॉल किया। आदित्य सो रहा था। रिंग आते ही उसने फोन उठाया। गुड मॉर्निंग, सब तैयारी हो गई? वो उसका फोन उठाते ही बोली। गुड मॉर्निंग, हाँ सब डन। तुम कॉलेज के लिए नहीं निकले अभी? आदित्य सोते हुए बोला। बस निकल ही रही हूँ। सुनो, शाम को 4-5 बजे फ्री हो जाऊंगी, तब बात करती हूँ। आप फोन नहीं कर पाऊंगी, तुम अच्छे से आना, एकदम सेफली। आदिति ने कहा। हाँ बिल्कुल, जल्दी से मिलता हूँ। आदि बोला। हैप्पी जर्नी एंड बाय। कहते हुए उसने फोन रख दिया।
आदित्य उठा, फ्रेश होकर अपना नाश्ता किया और निकल गया एयरपोर्ट के लिए। वहां से उसने फ्लाइट ली और पहुंच गया मुंबई। मुंबई पर एयरपोर्ट से बाहर निकलकर उसने टैक्सी ली और रोहित के पास पहुंच गया। रोहित उसका कॉलेज का दोस्त था, अब मुंबई जॉब कर रहा था। फ्लैट पर पहुंचते ही रोहित ने उसका वेलकम किया। कम से कम कुछ तो काम निकाल के आया भाई तू मुंबई, रोहित ने उसे कहा। थोड़ी देर रुकने और बातें करने के बाद वो रेडी होने लगा। व्हाइट टी शर्ट, ब्लू जीन्स, गॉगल, हाथ में घड़ी और स्प्रे मार के तैयार। रोहित ने देखा तो पूछा, इतना हीरो बन के कहाँ जा रहा है तू? अभी कुछ काम से मुझे जाना है, आदित्य रेडी होते हुए बोला। अभी तो आया है, कल काम करना, रोहित ने जवाब दिया। नहीं यार, कुछ पर्सनल है, मैं जाकर आता हूँ, उसने जवाब दिया। रुक, बाइक ले जा, जल्दी पहुंच जाएगा, मैप लगा लेना, कहते हुए रोहित बाइक की चाबी ले आया और उसे दे दी। थैंक्स यार, कहते हुए वो निकल गया। आदित्य की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने बाइक उठाई, मैप लगाया और निकल पड़ा। इधर अदिति अपनी आदि से मिलने को बेकरार थी। कॉलेज से आते ही वो भी तैयार होने लगे। पिंक कुर्ता, ब्लैक जीन्स, कानों में बूंदे, बालों में कर्ल, हाथों में ब्रेसलेट, हल्का सा लिप ग्लॉस, आंखों में काजल। मर जाएगा तुझे देखते ही, मिलना तो दूर, कितनी कातिल लग रही है यार तू, सिया उसे छेड़ते हुए बोली। चुप कर, कहते हुए वो हंसी। सिया ने जोर जोर से गाना शुरू कर दिया। आज उनसे मिलना है हमें, आज उनसे मिलना है हमें, तू ना मरेगी मेरे हाथ से, कहते हुए अदिति ने उसका मुंह बंद किया। मुझे भी ले चलना तेरे साथ, सिया उसके गले में हाथ डाल के बोली। सिया की बच्ची, नो कबाब में हड्डी आज, तुझे भी मिलवाऊंगी ना उससे जल्दी ही, चल भाई जल्दी लौट कर आऊंगी, वो बोली। अदिति निकलने ही वाली थी कि आदि का फोन आ गया। पहुंच गए तुम? जल्दबाजी में वो बोली। हाँ मैडम, जल्दी पहुंच जाऊंगा, आप निकल गई? आदित्य बाइक ड्राइव करते हुए बोला। तुम फोन रखोगी तब तो निकलूंगी ना, चलो अब लेट मत करो, जल्दी मिलती हूँ तुमसे, कहते हुए अदिति ने फोन रखा। आदित्य तय समय से पहले ही पहुंच गया और वहीं बाइक पर ही टिकट गुजर रहा था। 6 बज गए, अदिति नहीं आई। 6:30 हुए, वो अब भी नहीं आई। उसने अदिति को बंद आ रहा था। अब घड़ी में 7, 8, 9, 10 पर अदिति वहां नहीं आई। 10, 20, 40 फोन कॉल्स कर चुका था वो, पर फोन बंद था उसका। आदित्य उसका इंतजार करता रहा। रात काली होती जा रही थी और आदि की आंखें गीली।